डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? यस आई डू। बहुत सारे जन है जो बिलीव भी नहीं करते हैं, और ये चीज इंडिया में ही नहीं है, वर्ल्ड में, मतलब फॉरेनर्स भी बिलीव करते हैं। आपके पैन कार्ड किसने बने हुए हैं, आपका बैंक अकाउंट किससे है, आप कैसे कह सकते हैं कि अपने बालों को जला दे? तो तुम नोटिस करना, जिनके घर में सीलन आ रही होगी ना, वो कहीं ना कहीं से थोड़ा डिप्रेशन में रहेंगे। कभी भी पानी को झूठा मत छोड़ो और कभी किसी का झूठा पानी मत पियो। इन सबको अगर आप बैलेंस कर लो ना छोटी छोटी रेमेडीज करके, तो लाइफ में आपको कोई कहीं से हरा नहीं सकता है। अगर कोई लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, मैं 100% श्योर हूँ। ऐसी कौन सी चीजें हैं मैम जो गिफ्ट नहीं करनी चाहिए? अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को कभी परफ्यूम गिफ्ट करो ही मत, नहीं तो हमेशा झगड़ोगे। और 9 नंबर अपने में एक मंगल का प्लैनेट, तो इसमें इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है। 1 से लेकर 9 नंबर जो है वो अपने पूर्व जन्मों के कारण ही हमें इस जन्म में मिलते हैं। ये काफी पावरफुल रेमेडीज आपने दिए हैं। माइनस अपने नाम में करना, आपको अपने जीवन में डाउनफॉल करना है। अगर आपका सिग्नेचर आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं है, हाँ, तो भी आपको प्रॉब्लम्स है। हर किसी के लाल तिल होता है मैम, वो क्या है बेसिकली? जिसकी आईज में तिल होता है, हाँ, और खास तौर पे लेफ्ट आई में, और जिसके सिर पे तिल होता है। जैसे क्विक फेम के लिए एक रेमेडी बता दीजिए। हेलो एंड वेलकम टू द अय्यर शो। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी, और आज हमारा शो अगेन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपकी बात जिनसे आज कराने वाली हूँ वो है मैजिक ऑफ नंबर लेडी। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो न्यूमरोलॉजी हो जाए, एस्ट्रोलॉजी हो जाए, उसमें तो बहुत ज़्यादा फेमस है ही, लेकिन इनके जो प्रिडिक्शंस हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा इतिहास भी रचा है। मैं बात कर रही हूँ मिसेस सुरभि गुप्ता जी की, जो कि एक न्यूमरो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, और बहुत ज़्यादा आज इंटरेस्टिंग होने वाला है ये शो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्विक रेमेडीज आप सबको मिलने वाली है जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर करेंगे। तो हम वेलकम करेंगे सबसे पहले सुरभि मैम का। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम द अय्यर शो में। थैंक यू सो मच रोशनी, और बहुत अच्छी बात है कि तुमने मेरा इतना अच्छा इंट्रो दिया। और सबसे अच्छी बात ये कि आज जो मैं शो करने वाली हूँ, ये रेमेडीज तो है ही, बट मैं लोगों को जो नॉलेज, जो मेन जो नॉलेज की जो चीजें हैं वो मैं आज इस शो में बताने वाली हूँ। वाओ नाइस। क्योंकि मैम जब भी आपका नाम आता है, मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया था आपके हिस्ट्री पे, आपके वर्क प्रोफाइल पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर इसलिए भी किया इन सब चीज़ों ने, बिकॉज आप बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखती हैं। यूजुअली जो आजकल हम चीज़ें देखते हैं, इंस्टाग्राम हो जाए, रील्स हो जाए, सब अपनी अपनी तरफ से ज्ञान देते जा रहे हैं आपको, लेकिन हम फिल्टर नहीं कर पाते कि कौन सा सही ज्ञान है, किस पे हमें सच में अमल करना चाहिए, और कौन सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी मैम आपसे मैं सवाल पूछूंगी जिसमें मुझे एक क्लैरिटी चाहिए। इनफैक्ट हमारी जनता भी कुछ चीज़ें ऐसी जानना चाहेंगी कि भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हमने पर्टिकुलर एक्सवाइजी एस्ट्रोलॉजर से ये चीज़ें सुनी हैं, क्या वो सही है कि नहीं, वो सारी हम बातें करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं द अय्यर शो। सबसे पहला सवाल मैम मेरा आपसे होगा कि हम जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी की, इसका ज्ञान जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन आपकी लाइफ से रिलेटेड कैसे आपने इसकी शुरुआत करी? कब आपको लगा कि आपके वो इंट्यूशन या कुछ ऐसा है जो कि आपको लोगों से थोड़ा अलग करता है, इसमें आपको एक्सेल करता है? ऑफ कोर्स, मैं बहुत छोटी एज में, मतलब एज ऑफ 9, मेरी मम्मी बताती थी कि एज और 9 और 10 इयर्स की एज में मैं प्रिडिक्शंस करने लग गई थी। मतलब रोशनी, मुझे ऐसा इंट्यूशन होता था कि इनको कुछ बताना है मुझे। मैं स्कूल जाती थी तो टीचर्स को बताती थी, स्कूल में फ्रेंड्स से मिलती थी तो बताती थी, कॉलेज में जाती थी तो लोगों को प्रिडिक्ट करती थी। तो धीरे 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 मेरे प्रिडिक्शंस इतने फेमस होते गए। फिर जब मैंने इसकी पढ़ाई की, जब मैंने अपनी काफ़ी बुक्स पढ़ी, और मैं बिल्कुल न्यूमरोलॉजी में बिलीव करती हूँ, और न्यूमरोलॉजी इट्स अ साइंस। मतलब एस्ट्रो तो है ही, एस्ट्रो तो प्रॉपर साइंटिफिक रीजन से बना हुआ है, बट न्यूमरोलॉजी तो इतना बड़ा साइंस है कि आपको जब पता चला, जब मुझे खुद को पता चला कि मेरा नंबर 9 है, और 9 नंबर अपने में एक मंगल का प्लैनेट, तो इसमें इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो स्ट्रांग प्लैनेट है, ऊर्जा का प्लैनेट है। तो मेरे को ये फील होने लग गया कि मेरे को जो मेरा ज्ञान है मेरे नंबर्स के कारण मिला है। और एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, हर इंसान का जो जन्म होता है ना, जो नंबर उसको मिलता है, क्योंकि हम मानते हैं कि डेथ, मैरिज और बॉर्न, जन्म हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये सब लिखा हुआ होता है। तो जो हमारा नंबर है ना, वो भी हमारा इनकारनेशन की वजह से होता है। अपना जो पूर्व, जो लास्ट का जो जन्म था, जो पास्ट लाइफ थी, उसकी वजह से हमें ये बॉन्ड मिलता है, और उसी की वजह से ये नंबर हर किसी को मिलता है। यानी कि 1 से लेकर 9 नंबर जो है वो अपने पूर्व जन्मों के कारण ही हमें
इस इस जन्म जन्म में में मिला मिलते है। हैं। ओके। मतलब आपको जो कर्म भी भोगने हैं, अच्छा बुरा, लव, अप एंड डाउन्स, जो भी चीज हमको मिलती है वो हमारे कर्मों के कारण ही मिलती है। ओके। और कर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नंबर्स के अंदर। ओके मैम, एक आर्टिकल आपका मैंने पढ़ा था जिसमें आपने कर्म शास्त्र के बारे में भी चीज़ें बोली हैं, तो मुझे उसने भी बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया, क्योंकि क्या होता है आज का जो टाइम है, जो जेनजी का हमारा टाइम है, वो सब लोग ऐसी एक अप्रोच रखते हैं जिसमें रिजल्ट ओरिएंटेड अगर वो होता है तो ही वो इसमें बिलीव करते हैं। तो जितने भी क्लाइंट्स आपके पास आए हैं, जहाँ तक मुझे पता है, जब नेम की बात आती है उसमें कैसे अल्फ़ाबेट्स उसमें हम ऐड कर सकते हैं या उनके नाम में और कैसे नंबर्स हम जोड़ सकते हैं, ये काफ़ी पावरफुल रेमेडीज आपने दिए हैं। तो मुझे इन चीज़ों ने भी बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया आपके साथ एक टॉक शो करने के लिए, कि नाम में, जैसे आपसे मैं बात कर रही थी बिहाइंड द सीन्स की, जैसे आप कह रहे थे कि नाम में कम नहीं करना चाहिए आपको, भले आप अल्फ़ाबेट्स जोड़ लो, तो मैम इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तुमने बहुत ही अच्छी बात की है रोशनी, ये बात मैं सबको बताना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए जो जनरेशन है, हमने सुना है कि जेनजी है या फिर जेनजी अल्फा है, ये जो जनरेशन को हमने नाम दे दिए, बट ये नाम कैसे दिए कि हम एक कैटेगरी में फिक्स हो गए। क्योंकि आप देखिए कि पहले के टाइम के लोग, कुछ लोग ऐसे थे कि जो बिलीव करते थे एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में। अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, जो बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो बिलीव करते हैं और नहीं करते। बट नाउ दिस जनरेशन, जो ये जनरेशन है, जो जेनजी जनरेशन है, जो नेक्स्ट जो आने वाली अल्फा, जेनजी अल्फा, ये सबसे ज़्यादा बिलीवर्स हो गए हैं। और ये न्यूमरोलॉजी पे इतना बिलीव करती है, क्योंकि सबसे पहले तो आके यही क्वेश्चन करेंगे कि मैम साइन कैसे होने चाहिए, क्योंकि आप 10th बोर्ड्स दे रहे हो, 12th बोर्ड्स दे रहे हो, तो साइन तो इज वेरी नेसेसरी। तो सबसे पहले सिग्नेचर के बारे में करेंगे। और सिग्नेचर का मीनिंग क्या है? आपके साइन के अंदर आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी जुड़ी हुई है, आपकी ग्रोथ जुड़ी हुई है, आपका नाम उससे है, आपका रिस्पेक्ट उससे है। तो सबसे पहले जो लोग हैं ना, जो बच्चे हैं जो आ रहे हैं, वो अपना सिग्नेचर ही जानते हैं। और मैं तो सब जनों को एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि जो बच्चे 8th 9th 10th में हैं, अपने सिग्नेचर के ऊपर प्रैक्टिस करें, सिग्नेचर के ऊपर ध्यान दें। सिग्नेचर ही कॉन्सेंट्रेट बढ़ा सकता है, सिग्नेचर ही स्पीड बढ़ा सकता है, सिग्नेचर ही आपके नेचर को अच्छा बना सकता है। और एक अल्फ़ाबेट प्लस किया हुआ आपके नेचर को बदल सकता है, आपकी ग्रोथ को बदल सकता है, आपका जीवन बदल सकता है। और हाँ, एक अल्फ़ाबेट अगर आप माइनस करते हो तो रोशनी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि माइनस अपने नाम में करना, आपको अपने जीवन में डाउनफॉल करना है। तो मैं ये जो जनरेशन है इनको यही कहूंगी कि आप अपना जो सिग्नेचर है उस पर प्रैक्टिस करें। जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है उसको देखें कि किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से उसमें नंबर्स होने चाहिए, कि कहाँ आपको डॉट देना है, कहाँ आपको रुकना है, कहाँ आपको गैप है, कहाँ आपको राउंड देना है, ये सब चीज़ें देना भी है कि नहीं देना है। हैव यू सीन अमिताभ बच्चन सिग्नेचर? कौन बनेगा करोड़पति सीरियल तो देखा ही होगा। एकदम बड़े बड़े सिग्नेचर, ऊपर की तरफ और नीचे 2 डॉट। इसका मीनिंग क्या है? 30 डिग्री स्लैंट, यानी कि ऊपर की तरफ। जितना सिग्नेचर हम ऊपर की तरफ करेंगे ना, उतनी हमारी ग्रोथ होगी। लेकिन इसमें भी साइंस है। अगर आपका सिग्नेचर आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं है, तो भी आपको प्रॉब्लम्स है। आप मुझे आके कह सकते हो कि मैडम हमने तो सिग्नेचर बदल दिया, लेकिन तो भी हमारे को रिजल्ट नहीं मिला। अरे भाई, ये तो देखो कि आपका सिग्नेचर आपकी डेट ऑफ बर्थ से है क्या। जैसे कि मैम, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन आया, उसका नाम और उसका सरनेम, उसका टोटल नंबर क्या आ रहा है। ठीक है। पहले उसका एज ए न्यूमरोलॉजी टोटल नंबर देखना चाहिए। फिर उसका डेट ऑफ बर्थ, अगर वो डेट ऑफ बर्थ उसके नेम के अकॉर्डिंग मैच नहीं है, यानी कि उसका कोई एंटी नंबर है, और सिग्नेचर आप कर रहे हो, आप बात को समझ रहे हो, जो सिग्नेचर हम कर रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ और नेम अगर मैच नहीं है और वो एंटी नंबर है, तो वो सिग्नेचर कभी भी आपको ग्रोथ नहीं देगा, इफेक्ट्स दे सकता है। यस। और कभी कभी तो ऐसे में बस लोग आते हैं कि गॉड गिफ्ट ही होते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि आपका नाम, आपका जन्म पत्री, आपका बर्थ डेट, एवरीथिंग इन फिक्स्ड इन द हेवन। वो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, जो हमको अपने पूर्व जन्म के कर्मास के कारण मिलता है। तो कई क्लाइंट्स तो ऐसे आते हैं कि जिनका बर्थ डेट भी 6 है, टोटल नंबर भी 6 आता है, और फर्स्ट नेम यानी ड्राइविंग नंबर भी 6 होता है। तो ऐसे जने तो बहुत सक्सेस करते हैं। और 6 नंबर के बारे में आपने सुना ही होगा, आलिया भट्ट इज कॉल्ड 6 नंबर, रणवीर सिंह इज कॉल्ड 6 नंबर। तो ये 6 नंबर ऑलरेडी शुक्र का नंबर होता है। और पर्टिकुलर ऐसी बात भी नहीं है रोशनी कि 6 नंबर वाले ही लकी होते हैं। हर नंबर लकीएस्ट होता है, लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ अगर आपके नाम के साथ मैच नहीं है और आपका सिग्नेचर उसके अकॉर्डिंग नहीं है,
तो आप अपने आप को सक्सेस नहीं बना सकते, क्योंकि वही तय करता है आपके जीवन की जर्नी, सिग्नेचर की। तो सारा सीक्रेट इसी में है मैम। Yes. अच्छा मैम, जैसे अभी आपसे बात हो रही थी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है राशि को लेके। कुछ लोग बोलते हैं सन साइन के हिसाब से जाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं मून साइन के हिसाब से। तो ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है जनता के दिमाग में भी कि एग्जैक्टली किसको हम माने और किसको नहीं। तो मैम वो थोड़ा बताइए। रोशनी, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर बताने में मुझे बहुत मजा आएगा। ठीक है। ठीक है। अब जनरली क्योंकि आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट और मैं डिपेंड करती हूँ नंबर्स पे और कर्मा पे। एस्ट्रो भी मैं देखती हूँ, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी हो उसकी उसी नंबर्स के अकॉर्डिंग मैं लोगों को प्रेडिक्शंस भी देती हूँ, बैलेंस हो जाए। बैलेंस हो जाए। जैसे कि मान लो कि कोई किसी का जन्म होने वाला है, ठीक है, मेरे पास आ जाता है आजकल कि मैम 10th से लेके 20th तक के बीच में आप हमें एक डेट बता दीजिए, और वो डेट को हम ट्राई करते हैं कि वो डेट उसके नंबर्स के अकॉर्डिंग भी परफेक्ट हो, वो ग्रह भी उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट हो। मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं हो पाती है। तभी तो मैंने कहा कि हर चीज़ ऊपर लिखी हुई होती है। गॉट इट? कि ऑलरेडी प्रिडिक्टेड होता है, डेथ, बॉर्न एंड मैरिज, ये ऑलरेडी हेवन। लेकिन मेरे पास आते हैं तो हम लोग तय करते हैं कि ठीक है, आप इस डेट पे आप प्लान कीजिए, ये टाइमिंग है और ये चीज है, फेवरेबल रहेगा, वो फेवरेबल रहेगा। लेकिन जनरली क्या होता है, जो चीज लिखी हुई है ऑलरेडी फिक्स्ड है। जैसा कि मैंने बताया कि जन्म, मरण और मैरिज यानी परण, ये तीनों चीज ऑलरेडी मतलब लिखी हुई होती है, ऑलरेडी लिखी हुई होती है। तो क्या होता है कि हम लोगों को बताने के बावजूद भी वो कभी कभी हो नहीं पाता। तो नंबर्स जो हम चाहते हैं वो नहीं तय हो पाते, ये किस्मत से ही मिलते हैं। इसलिए बोलते हैं मैजिक ऑफ नंबर्स, कि आपके जीवन में नंबर्स में क्या जादू मिलेगा, मतलब क्या जादू करेंगे वो नंबर्स। करेक्ट। और जैसे मैम आप ये भी बता रहे थे कि जैसे कुछ अल्फाबेट्स अगर आप के नाम में जोड़ते हो तो वो थोड़ा सा पुश दे देते हैं, आपको एक पुश स्टार्ट मिल जाता है। या हम ऐसे बोलते हैं ना कि जहाँ पे आपको 0 से स्टार्ट करके भागना है, वहाँ पे हो सकता है आपका जो 100 हर्डल वाला मतलब मीटर वाला रेस है वो आपने ऑलरेडी पार कर लिया, या थोड़ा पुश मिल जाता है। तो ये भी चीजें मिली हुई हैं 100%। और ये चीज इंडिया में ही नहीं है, वर्ल्ड में, मतलब फॉरेनर्स भी बिलीव करते हैं। इवन मैं एक बहुत अच्छी कंट्री में गई थी, टर्की। वहाँ के टर्किश क्लाइंट्स हैं मेरे, दे आर वेरी मच बिलीव इन द एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन चीजों में बिलीव करते हैं। अब जैसे ही मैंने उनको कहा कि आप अपनी स्पेलिंग में ये चीज चेंज कीजिए, उन्होंने इमिजिएट किया और उनको रिजल्ट मिला। और मैं तुम्हें हमेशा रोशनी एक सजेशन भी दूंगी और मैं अपने ऑडियंस को भी दूंगी कि आप जब नंबर्स चेक करते हो तो ट्राई कीजिए कि हम अपने नंबर्स को बढ़ाएं, लेस नहीं कीजिए। क्योंकि आजकल मैंने कई शोज में देखा है, कई चीजों में देखा है, इवन रील्स में भी देखा है, लोग अपने नंबर्स को कम भी कर रहे हैं। तो कम करने से कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपको अपनी लाइफ में कुछ पुश चाहिए, यानी कहते हैं ना एक अच्छी सी किक चाहिए, तो वो किक आपको नंबर बढ़ाने में ही होगी। आप देखिए अंशुमन खुराना, RRR, ऋतिक रोशन, इन्होंने अपना नंबर्स चेंज किए। कुछ लोग तो नाम भी बदल देते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि नाम चेंज करने से भी वो एनर्जी आती है, वो नंबर्स अपना रूल कर देते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि कई दिन तक, कई सालों तक हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसके नेम में प्रॉब्लम है, उसके कर्म में प्रॉब्लम है। तो कई बार हम एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट सजेशन देते हैं कि आप नाम में भी चेंजेस करिए। मैम जैसे थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझते हैं, हम राशि के बारे में बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि मून साइन से चलना चाहिए या सन साइन से चलना चाहिए। तो बहुत कंफ्यूजन रहता है मैम इसमें। एक क्लियर कोई अप्रोच होती है कि अगर आपकी राशि जाननी है तो आप इस अप्रोच को फॉलो करिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है रोशनी, और ये हर जने को कंफ्यूजन है। इवन मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, उनको भी कंफ्यूजन है। हर जना ये जानना चाहता है कि व्हाट इज माय राशि, मेरा राशि क्या है। तो मैंने कई जनों से मैं पूछती भी हूँ कि तुम बताइए क्या राशि, तुम लोग क्या सोचते हो। तो बहुत सारे जने ये बोलते हैं कि जो न्यूज़पेपर में आता है और जो बेस्ट राशि होती है, इतने सारे हमारे जॉडिक साइन होते हैं, मैं तो उसी को ही फॉलो कर लेता है। तो ये तो चलो मजाक की बात हो गई है, बट जो राशि होती है ना, मैं जिसमें बिलीव करती हूँ एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, जो आपका नाम है, जिससे आपका कर्म चल रहा है। जैसे कि आपने पढ़ाई किस नाम से की,
रोशनी के नाम से। ऑफ कोर्स। हाँ। ठीक है, आपके पैन कार्ड किसने बने हुए हैं, आपका बैंक अकाउंट किससे है, तो वही नाम तो रूल कर रहा है, वही नंबर तो रूल कर रहा है, वही डेट ऑफ बर्थ रूल कर रहा है, तो उसी नाम से आप फेमस हो। तो रोशनी है, तो रोशनी के हिसाब से आपका अल्फाबेट आर हो गया, और आर के अकॉर्डिंग आपकी राशि हो गई लिब्रा यानी कि तुला। तो ये हमेशा कंफ्यूजन मैं चाहूंगी कि किसी को भी नहीं रहे कि जिस नाम से आपका कर्म हो रहा है वो ही नाम आप अपनी रोज डेली रूटीन में राशि में लेकर आए। वाओ। अच्छा मैम, एक और आर्टिकल आपका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था जिसमें 2006 में आपने ये प्रिडिक्शन दिया था कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, और जस्ट नॉट वंस ट्वाइस ये प्रिडिक्शन सही हुआ। तो दैट वाज रियली इंस्पायरिंग फॉर मी कि जब लोग एक्चुअली कोई भी इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, इतने फर्मिटी के साथ किसी ने भी ये प्रिडिक्शन नहीं दिया था, जब आपने ये बात बोली थी। तो मुझे थोड़ा सा वो वाला एक्सपीरियंस शेयर करिए मैम। ये तो मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और मेरी लाइफ का कहते हैं ना सबसे बड़ा प्रिडिक्शन है रोशनी। 2005 में मैं गुजरात गई थी, और गुजरात में सूरत, और सूरत मेरी फेवरेट सिटी है सीरियसली। तो जब 2005 के अंदर मैंने प्रिडिक्शन दिया, मेरे पास काफ़ी न्यूज़पेपर वाले आए, काफ़ी टीवी के शोज़ वाले आए, जिसमें मैं थोड़ा टीवी पे भी शो करती थी। तो 2005 में मैंने सूरत के लिए प्रिडिक्शन दिया था कि 2006 में 8, 17 और 26 अगस्त को यहाँ बहुत बड़ी बाढ़ आएगी। ये मेरा प्रिडिक्शन 100% सही हुआ। 2006 के अंदर बाढ़ आई, और वो प्रिडिक्शन मेरा 100% सही हुआ। तो सूरत में जिन लोगों ने सुना, जिन्होंने मेरा प्रिडिक्शन छापा पेपर में या मेरी न्यूज़ गई, तो उन लोगों ने मुझे अगेन इनवाइट किया कि मैम ये चीज़ इतना हो गया है, कुछ उपाय तो बताइए कि ऐसा हो क्यों रहा है। सब डर गए थे क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 8 तारीख को बाढ़ आई, जो कि कंटिन्यू 7-8 दिन तक रही, 17 तारीख तक। तो फिर मैं इमीडिएट सूरत गई, तो मैंने बताया कि लोगों ने तापी रिवर को, जो सूर्य की पुत्री है, जो रिवर है, उसको पूजना बंद कर दिया। कहते हैं ना एनर्जी होती है, पूजा पाठ में एनर्जी होती है। तो उन्होंने तापी रिवर की पूजा की, सब जनों ने वहाँ पे, और वहाँ पे हाथ जोड़ा तो वो बाढ़ रुकी। और फिर मैंने, सच बता रही रोशनी, मेरी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने टीवी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी को, सूरत के अंदर एक जगह है, वहाँ पे पैदल जाते हुए इतने पानी में लोगों से मिलते हुए देखा। और पता नहीं मुझे देख के वो फील हुआ कि बंदे का नंबर भी 8 है। 2006 = 8 नंबर। मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे ये, और मैंने ये प्रिडिक्शन सारे न्यूज़ के सामने बता दिया। और मैंने कहा एक बार नहीं 2 बार बनेंगे, और वहीं से ही मोदी युग चालू होगा, और जब तक वो हैं तब तक मोदी युग रहेगा। दिस इज द माई प्रिडिक्शन, और वो प्रिडिक्शन मेरा बिल्कुल परफेक्ट हुआ, 100% सही हुआ। ये तो मैम सच में बहुत सराहनीय बात है, क्योंकि प्रिडिक्शन सब लोग देते हैं, लेकिन हर इंसान थोड़ा सा हिचकिचाते हैं ये चीज़ बोलने में कि अभी वो टाइम आया नहीं है, तो इतनी जल्दी हम फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। बट सीरियसली ये जो प्रिडिक्शन है आपका, वो इतना ज़्यादा सही था कि आपने उस कॉन्फिडेंस से वो बात बोली भी, और वो चीज़ हो भी गई। तो आई थिंक एवरीथिंग इज एनर्जी। और क्या होता है रोशनी, मैं तुम्हें समझाती हूँ। प्रिडिक्शन में कॉन्फिडेंट और ये सब चीज़ें, मैं ये नहीं कहती कि मैं ही बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस दे सकती हूँ, बहुत सारे जने, लेकिन क्या होता है कि आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग आपके नंबर्स, आपका चार्ट, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका सिग्नेचर, ये पर्सनालिटी, ये जो चीज़ें जो मिलती है ना, ये भी आपके अंक ज्योतिष के कारण मिलती है, यानी आपके नंबर्स के कारण मिलती है। क्योंकि नंबर 9 जो होता है वो स्पष्टवादी होता है, स्ट्रेट बोलना, उसको अपनी लाइफ के अंदर कभी भी घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं है। ऊर्जा का नंबर होता है, जो भी बोलेगा बहुत फैसिनेट होके बोलेगा कि नहीं ये चीज ऐसी ही है। और नंबर 9 के साथ एक चीज और होती है कि अगर उसने बोल दिया तो कहता है कि स्टार्स उसके साथ देते हैं। तो ये नंबर 9 की पर्सनालिटी होती है। तो अगर मैंने प्रिडिक्शन उस टाइम दिए बहुत कॉन्फिडेंटली दिए थे, और मुझे अंदर से विश्वास था, क्योंकि नंबर 1 वाले अपने ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, अपने कर्म पे बिलीव करते हैं। दैट्स वाई ये पैशनेशन, जो पैशनेट जो मेरे है, मेरे नेचर में है, स्ट्रांगनेस है, जो मैं बोलती हूँ, वो शायद वो वैसे चलो गॉड ब्लेस भी होता है। यस मैम। अच्छा मैम, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी की यहाँ पे बात कर रहे थे और न्यूमरोलॉजी की भी, तो ऐसे बोलते हैं कि जो 5 तत्व होते हैं उनसे ही हम बने हैं, और इनको बैलेंस करना हमको आना चाहिए। तो पहले तो मैम ये 5 तत्व एक्चुअली है कौन से, और इनकी क्विक रेमेडीज एक बार बता दीजिए।
देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुमने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा किया, 5 तत्व, लेकिन मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ। हाँ। सबसे पहले क्वेश्चन, हाँ। डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? यस आई डू। यू डू? यस। बहुत सारे जन है जो बिलीव भी नहीं करते हैं। ठीक है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी या अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी कितने प्लैनेट्स होते हैं? चलो साइंटिफिकली बता दो। सन है, मून है, 8 हाँ साइंटिफिकली हाँ, तो, हाँ, और वैसे 9 होते हैं नवग्रह नंबर है, से। हाँ हाँ और अगर एस्ट्रो का चार्ट देखते हैं तो 12 होते हैं। हाँ। ठीक है, अब तुम सोचिए कि हम जब अगर इस मिट्टी में मिल जाते हैं, हाँ। ऑफ कोर्स डेथ के बाद हम राख बन जाते हैं। राख बन जाते हैं इस मिट्टी में, इस अर्थ में। तो इस अर्थ में सब जगह अगर मिट्टी है तो 3/4 पार्ट क्या है? वाटर। वाटर। अब आप सोचिए कि जब चंद्रमा और पृथ्वी, अर्थ, हाँ। जब उसके चक्कर लगाता है तो समुद्र में क्या आता है? हाई टाइड्स। जब एक अकेला चंद्रमा पृथ्वी पृथ्वी को हिला सकता है, तो हमारे पीछे बाकी के तो 9 कितने ग्रह सारे पड़ रहे ग्रह हैं। हैं, करेक्ट। तो वो तुम्हें मानते हैं, तुम उनको मत मानो। तो मैं उन्हीं लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी जो कहते हैं कि हम बिलीव नहीं करते। अरे भाई, हर चीज एनर्जी होती है, हर चीज में आपका कर्म जुड़ा हुआ होता है, और हम उसी पृथ्वी से जुड़े हुए होते हैं जिस पृथ्वी पे के ऊपर सारे ग्रह रोल करते हैं। तो मैम जैसे अभी तत्वों की हम बात कर रहे थे, तो 5 तत्वों में जितने भी, जैसे फायर आ जाता है, अर्थ एलिमेंट आ जाता है, वाटर है, देन स्पेस एलिमेंट है, और एक और एयर एलिमेंट है। मैम इनको बैलेंस हम रोजमर्रा के जिंदगी में इजी वे में कैसे कर सकते हैं? रोशनी, अगर 5 एलिमेंट्स कोई भी जना बैलेंस कर दे ना, हाँ। उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक उसका है। कोई भी इंसान कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर उसका एलिमेंट स्ट्रांग है, वो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर स्टेबल रहता है। उसका मैं एग्जांपल देती हूँ, अर्थ यानी कोई इसको हिला नहीं सकता। हाँ। भारी होती है ना, जमीन को कोई हिला सकता है? नहीं। अगर आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग है ना, तो आप जिस जगह पे जॉब कर रहे हैं, या आपकी बात का वो इम्पैक्ट होना चाहिए, या आपने जो बोल दिया, एकदम कहते हैं ना एकदम बॉस वाला नेचर, यानी बॉस लेडी की इसने जो बोल दिया वो परफेक्ट है। तो ऐसी जो वुमेन्स होती है उनका अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। और अगर अर्थ एलिमेंट वीक हो जाए तो आप एक जगह स्टेबल नहीं रहते हो। फिर आपको लगेगा कि 50 दिन यहाँ काम कर लूँ, 2 महीने वहाँ नौकरी, फिर उसके बाद मैं ये कर लेती हूँ, फिर वो कर लेती हूँ। तो वो चीज़ और आपकी बात की वैल्यू भी खत्म हो जाती है। तो ये इसके प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हैं। अब आते हैं वाटर एलिमेंट। तुम देखो बहुत सारी छोटी छोटी गर्ल्स हैं या वुमेन्स भी हैं, तुम इसको भी नोटिस करो, जल्दी जल्दी रो देती है। जरा सा डांट दिया रो दिया, सास ने कुछ कह दिया रो दिया, पति ने ज्यादा प्यार कर लिया तो भी रो देंगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? खुशी के आंसू है पगली। तो फिर इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस इज द आपका जो इमोशनल जो नेचर है। हाँ। अब जैसे थोड़े दिन बच्चा 10 दिन की छुट्टी पे गया तो भी माँ रो लेती है। हाँ। क्यों? इमोशनल। माँ, चंद्रमा, समझ रहे हो? हाँ। तो दिस इज द वाटर एलिमेंट। हाँ। तो मैं आपको ये कहूंगी कि अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे पहले पानी की वेस्टेज करना बंद कर दो। तुम नोटिस करना, जिनके घर में सीलन आ रही होगी ना, उनका सबके घर में है ना वाटर एलिमेंट वीक होगा। वो कहीं ना कहीं से थोड़ा डिप्रेशन में रहेंगे, ओवर थिंकर होते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं, मतलब ज्यादा सोचते हैं। तो ये सब वाटर एलिमेंट, पानी की वेस्टेज करना बंद करो। मैं भी तुम्हें सजेशन दूंगी और अपनी ऑडियंस को भी दूंगी कि कभी भी पानी को झूठा मत छोड़ो और कभी किसी का झूठा पानी मत पियो। जितनी प्यास है उतना ही पानी भरो और उतना ही पियो। दिस इज द माई पर्सनल सजेशन। अब आ जाता है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट क्या होती है? हवा। ठीक है ना? हमें जो इस अस्तित्व ने सबसे अच्छी चीज क्या दी? रोशनी दी, हवा दिया, पानी दिया, ये सब हमको इस अस्तित्व ने दिया। और एयर एलिमेंट उन्हीं लोगों का वीक होता है जो बहुत जल्दी पेड़ों के साथ खिलवाड़ करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, या पेड़ पौधे नहीं गिफ्ट करते हैं, या इस अस्तित्व को वापस कुछ नहीं देते हैं। समझ रहे हो? तो एयर एलिमेंट उन्हीं लोगों का वीक होगा जो लोग इधर उधर की बातें करते हैं, गॉसिपिंग्स करते हैं। जैसे, अरे यार इसकी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, इसने तो कुछ अच्छा पहना ही नहीं है, ये तो ऐसी है। कोई ज़्यादा गरीब हो जाए तो बेचारा कुछ है ही नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो जाए तो इसके पास तो बहुत कुछ आ रहा है, कोई बहुत अच्छा नाम कर रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। तो इससे आपका एयर एलिमेंट वीक होगा। और जिन लोगों का एयर एलिमेंट वीक हो जाता है ना, वो लोग कभी भी एक जगह स्टेबल नहीं रह पाते, एंड उनको नज़र भी बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि एयर एलिमेंट और नज़र ये दोनों कॉम्बिनेशन में होते हैं। और जिनका एयर एलिमेंट ही अच्छा नहीं है तो स्पेस एलिमेंट तो 100% बिगड़ेगा। क्यों बिगड़ेगा? क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, और कहते हैं ना
पूजा में बैठे हैं बट ध्यान नहीं लग रहा, दिमाग इधर उधर घूम रहा है, concentration मतलब नहीं। कई जने तो ऐसे होते हैं मैम पूजा में बैठते तो है लेकिन ऐसा लग रहा है भूख लग रही है कुछ खा ले जाके, या दिमाग इधर है, या ऑफिस में जाना है, मेरा कोई फोन हो रहा है, कोई पाठ भी करते हैं, कोई भगवान का अच्छा सा कोई पाठ पढ़ते हैं, तो उसमें भी उन लोगों को दिक्कत होती है। तो स्पेस एलिमेंट वीक है। ओके। तो इन सबको अगर आप बैलेंस कर लो ना छोटी छोटी रेमेडीज करके, तो लाइफ में आपको कोई कहीं से हरा नहीं सकता है। और ये चीजें कैसे होती हैं? एयर एलिमेंट आप वीक अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, किसी की गॉसिपिंग की नहीं करनी है हमें, ठीक है, जो कर रहा है वो ठीक है, इट्स ओके, आप अपना काम करो ना, अपने काम में ध्यान दो, अपने लिए कुछ अच्छा करो। आपको अगर वाटर एलिमेंट अच्छा करना है, पानी की वेस्टेज करना बंद कर दो, पानी गिफ्ट करो, प्यासों को पानी पिलाओ, तभी तो वाटर कूलर वगैरह सब जगह लगते हैं, पियाऊ वगैरह लगती है, लोगों को गर्मियों में पानी पिलाते हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में तो इंडिया इज अ साइंस, मैं तो कहती हूँ कि इतनी चीजें हैं कि एक एकादशी ऐसी आती है जहाँ पे लोगों को पानी शरबत सब पिलाते हैं, बिकॉज ऑफ वाटर के बारे में उनको पहले से हमारे पुराने लोगों को मालूम था, ऑलरेडी पता था कि वाटर एलिमेंट हमको कैसे अच्छा करना है। तो ये सब चीजें हैं एलिमेंट्स को सही करने की। मैम जैसे अभी आपने कहा कि जो एयर एलिमेंट होता है और नजर जो होता है वो भी रिलेटेबल होते हैं, तो ये जो नजर हम बोलते हैं कि बुरी नजर लगना या ऊपरी हवा लगना, इसलिए कहते हैं ऐसे कि ऊपरी हवा लगे बिकॉज वो एयर से कनेक्टेड है। ये सब कहते हैं कि जैसे मैंने भी बहुत लोगों की रीडिंग की, मैंने भी बहुत लोगों को सुना कि नजर लगना, नजर तो कहते हैं कि बच्चे को भी लगती है, 70 साल के इंसान को भी लगेगी और भगवान को भी लगती है। आप देखिए ना, आप मथुरा जाइए, बाकी बिहारी जी के बार बार पर्दा ही लगता है, हम एक बार उनको भी नहीं देख सके, वो इतने सुंदर हैं, उनके भी बार बार पर्दा लग जाता है। जब भगवान मात्र के नजर लग सकती है, हम तो इंसान है, सही बात है, ठीक है ना। और नजर से बचने के लिए क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, आप अपना एयर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब अगर आप इसको और एस्ट्रोलॉजिकल समझोगे तो एयर यानी पवन, पवन पुत्र कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, उनका फेवरेट फ्रूट चढ़ाइए, उनका फेवरेट इत्र चढ़ाइए। आप देखिए कि आप ऑटोमेटिकली उस मंदिर में, उस देव घर में, उस जगह जाओगे और आपके जो पैर है उनकी एनर्जी उस मंदिर पे पड़ेगी, तो कभी भी आपके ऊपर नजर का साया नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव हवा का साया नहीं होगा, यानी कि कोई एनर्जी का साया नहीं होगा। आज कोई भी इंसान है, कोई अच्छी साड़ी पहनता है तो बोलते हैं अपनी बहुत सुंदर लगी, उस साड़ी पे कुछ हो ही जाता है, बिकॉज ऑफ उसकी दृष्टि ऐसी है, क्योंकि वो शायद अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, उसकी जीवन के अंदर कहीं ना कहीं अपनी भक्ति में या अपने कर्मों में, अच्छे कर्मों में वो पीछे है, तभी वो नेगेटिव रूप से दूसरों को देख रहा है। तो जब इंसान अपने कर्मों को अच्छा कर ले, अपनी एलिमेंट्स को अच्छा कर ले, अपने दान पुण्य को अच्छा कर ले, तो ऑटोमेटिकली नजर तो बिल्कुल निकल जाती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैम, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि पैरों में ना काला धागा पहनना चाहिए, उससे नजर नहीं लगती है, ये कितना सही है? देखो, मैं बिल्कुल नहीं मानती इस बात को। बहुत सारे जने कहते हैं कि पैरों में काला डोरा पहन लो नजर नहीं लगती है, बट मैं काले डोरे को भी बहुत ऑस्पिशियस मानती हूँ, और ऑस्पिशियस चीज पैरों में नहीं पहनी जाती है। मैंने ये भी सुना है कि कोई देवी है, उनके मंदिर से वो गिफ्ट में मिलता है लोगों को, तो आप उसको पैरों में नहीं बांध सकते, उससे अपमान होता है। तो मैं तो सजेशन यही देना चाहूंगी कि काले डोरे को आप नजर के रूप में नहीं बांधिए। सही। और बहुत सारे ऐसे मिथ्स भी हैं जिनको हम फैक्ट समझते हैं, मतलब क्योंकि अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स अलग अलग बातें बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, तो हमें जैसे हम फिल्टर नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि कितनी चीज़ें हमें अमल करनी चाहिए, प्रैक्टिस में लानी चाहिए, कितनी नहीं। जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या मतलब अगर ज़मीन पे गिर गए तो आप उन बालों को इकट्ठा करो और जला दो। तो मुझे समझ नहीं आई बात ये। मैम आप थोड़ा सा, आपका क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए होगा कि बालों को तो जला सकते हैं क्या ऐसे? रोशनी, मैं तो ये बात तो खुद भी बहुत सुन रही हूँ और मुझे सुन के बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि बालों को जलाना, और वो भी अपने बालों को। सबसे पहले तो मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, जब बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, तो हम उसके पहले बाल कहाँ चढ़ाते हैं? मंदिर में मुंडन होता है, उनका प्रॉपर सेरेमनी होती है, सेरेमनी होती है। इंसान के जो 16 संस्कार होता है ना, उसमें से पहला संस्कार पैदा होते ही मुंडन का होता है। समझ गए आप? और मुंडन के संस्कार के जो बाल है वो हम देवी के मंदिर में अपनी कुल देवी या कुल देवता या कोई अच्छे देवघर जाके उनको चढ़ाते हैं, ठीक है, देवालय में जाके उनको चढ़ाते हैं। और आप कैसे कह सकते हैं कि अपने बालों को जला दे?
शायद मैंने तो ये सुना है कि मरने के बाद ही वो इंसानों के बाल जलते हैं, क्योंकि अगर कहीं बाल अगर हमारे खाने में आ जाता है तो हम उस खाने को छोड़ देते हैं कि ठीक है वो खाना अब हमारे खाने योग्य नहीं है, या हम कहीं कोई शुभ काम करने के लिए जा रहे हैं और हमारे पैरों के नीचे कोई बालों का गुच्छा दिख गया तो हम उस बाल को उल्हांग के भी नहीं जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी होती है। लेकिन जलाना तो मैं कभी भी आपको सजेशन नहीं दूंगी। एंड प्लीज 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 मैं जितने भी लोगों को कहना चाहूंगी कि ऐसे मिथ में ना पड़िए, थोड़ा उसकी साइंस को भी पढ़िए, एस्ट्रोलॉजिकल भी समझिए, किसी अच्छे योग्य लोगों से ये चीज पूछिए कि दिस इज फैक्ट और नॉट, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। Yes. यही मेरा रीजन था और मैम। बाल झड़ने के रीजंस बहुत सारे हैं, बायोलॉजिकल रीजन भी हो सकते हैं, साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है, नजर का कारण भी हो सकता है। तो अपनी नजर उतारिए ना, मैंने कितना सिंपल आपको रेमेडी बताई है कि एयर एलिमेंट इज कॉल्ड पवन पुत्र हनुमान, हनुमान चालीसा पढ़िए, संकट मोचन पढ़िए, मंदिर जाइए, उनकी फेवरेट चीजें चढ़ाइए, किसी एनिमल की सेवा कीजिए, आप ऑटोमेटिकली अपने कर्म अच्छे करेंगे ना रोशनी, तो वो अपने आप से स्ट्रांगनेस हो जाती है, अपने ग्रह स्ट्रांग हो जाते हैं। जब आपका ग्रह स्ट्रांग हो गया, आपके ऑरा स्ट्रांग हो गया, आपने अपने एलिमेंट्स अच्छे कर लिए, तो फिर कोई तो आपको नहीं हिला सकता, आप हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेस रहेंगे। लेकिन प्लीज मिथ में मत आइए, बालों को मत चलाइए, है ना। यही बात मुझे क्लियर करनी थी मैम, इसीलिए मैंने आपसे बात पूछी। अच्छा मैम, आजकल हम ये देख रहे हैं कि डिवोर्स के केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, भले अगर वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। आप बॉलीवुड में भी अभी देख सकते हैं, अब रिसेंटली जो सेलिब्रिटीज़ की बात आ रही है, और ऐसा नहीं है कि जब उनकी कुंडली मिलाई गई थी तो उनकी कुंडली मिल गई थी। अगर हस्बैंड वाइफ में से, टू बी हस्बैंड वाइफ में से हो सकता है वाइफ मांगलिक है या हस्बैंड मांगलिक है, तो उनसे रिलेटेड पूजा कराई जाती है। तो मैम पूजा कराने के बाद भी एक टाइम के बाद 10, 15, 20 साल वॉटेवर, उसके बाद भी वो रिलेशनशिप अगर नहीं चल पा रहा है, तो कुंडली मैच अगर नहीं हो तो क्या नहीं शादी करनी चाहिए? मतलब इसके पीछे का थोड़ा लॉजिक समझाइए। ये बहुत अच्छी बात है। और मैं सब जनों को यही कहूंगी, बिना हॉरोस्कोप मिलाए, बिना अपना एस्ट्रो चार्ट, निम्रियो चार्ट, बिना इस चीज को मिलाए शादी मत कीजिए। अगर मान लीजिए आपको प्यार हो ही गया और आपको शादी करनी ही है, तो प्लीज, अगर आपकी पत्री नहीं मिल रही है तो मैं सजेशन दूंगी कि आप अच्छे फ्रेंड्स बन के रहिए, बट शादी आप बिना पत्री मिलाए नहीं कीजिए। क्योंकि अगर कोई लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, मैं 100% श्योर हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे केसेस बहुत देखे हैं और मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने बिना मैच किए शादी की और 10-10 साल बाद डिवोर्स हुए हैं। एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। हाँ। आप देखिए कि डबल मांगलिक है एज ए चार्ट, एंड वो उनसे बड़ी भी है, और आज 10 साल बाद मैं सुनने में आ रहा है कि शायद उनकी नहीं बन रही है, कुछ ऐसा चल रहा है। तो ये जीवन में ये सब चीजें कहीं ना कहीं उसके प्लैनेट्स मैटर करते हैं, इसीलिए हॉरोस्कोप मिला के शादी करनी चाहिए। और जैसे कि लोगों ने बताया रेमेडीज, तो देखिए इंसान बुद्धि जीव है, अगर भगवान ने इंसान बनाया है तो उसको बुद्धि दी है, तो वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तोड़ तो निकालेगा। तो हाँ, रेमेडीज का जो उपाय होता है, असर होता है और 100% होता है। ओके। तो हमेशा रेमेडीज करके, हाँ। एस्ट्रोलॉजर से जान के, जो उसके योग्य हो, मतलब जो वाकई इस चीज की नॉलेज रखता हो, उसके पास जाइए, समझिए। अगर हो सकता है वो आपको पूजा बताए, हो सकता है एज ए न्यूमरोलॉजी नाम चेंज करा दे, बहुत सारी रेमेडीज हैं, वो तो प्रॉपर योग्य जने से पूछना चाहिए, और इट्स वर्क्स। ओके। अच्छा मैम, जैसे मैंने अभी, क्योंकि आपने रेमेडीज की बात करी तो मेरे एकदम से दिमाग में स्ट्राइक हुआ, बहुत सारी रील्स में मैंने देखा कि अगर आप राहु की महादशा को शांत करना चाहते हैं, या महादशा चल रही है और उसके इल इफेक्ट्स को शांत करना चाहते हैं, तो कोका कोला की बॉटल को रोटेट करके कमोड में फेंक देंगे। तो मैम ये क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखो, दिस इज अ कलर ओनली, बट मैं इस पे बिलीव नहीं करती। राहु ऐसा कोई गलत नहीं होता, और केतु भी ऐसे कोई गलत नहीं होते। अगर जिसके राहु और केतु उसके चार्ट में सही प्लेस पे बैठे हुए हैं, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगे। लेकिन राहु नेगेटिव रिजल्ट कहाँ देने लग जाएगा? आप जानते हैं कि राहु और केतु एक धड़ और एक सर है, ठीक है ना? तो अब ये सब चीजों को थोड़ा लॉजिकली समझो, क्योंकि राहु के साथ अगर आप ये कह दो कि हाँ ये करके और आप कमोड में डाल दो, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, ये मिथ है। राहु को शांत करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज होती है, दान पुण्य होते हैं, गरीबों को दान पुण्य करना है, शिक्षा देना है। सबसे बड़ी बात है शिक्षा दो। कहते हैं अन्न दानम परम दानम, कहते हैं ना, अन्न दान करते हैं वो परम दान होता है, लेकिन शिक्षा दानम अति परम दानम। तो आप उनको कोई अच्छी चीज दो, उनको पेन दो, उनको कॉपीज दो, उनको लिखने की चीजें दो, तो
ऑटोमेटिकली ग्रह हैं, हैप्पी तो होंगे ना। अगर मैं आपको कोई चीज अच्छे से गिफ्ट करूं तो क्या आप खुश नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे मैम। कोई मेहमान मेरे घर आते हैं, मैं उनको कोई चीज गिफ्ट करूंगी या उनको अच्छे से रखूंगी, क्या गिफ्ट नहीं होंगे? तो हमारे ग्रह भी ऐसे ही हैं, और हमारे जो देवी देवता हैं, वो जो भी। हम जिन पे बिलीव करते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जो दादा दादी हैं या नाना नानी जो चले गए इस दुनिया से, वो सब इतने हैप्पी होते हैं जब हम उनके लिए कुछ करते हैं। यानी कि आपके मन में वो आस्था होनी चाहिए। कोको कोला की बोतल से कुछ नहीं होता। मैम अभी गिफ्टिंग की हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि जब गिफ्ट हम किसी को करते हैं तो वो भी सामने वाला भी बहुत खुश होता है। ऐसी कौन सी चीजें हैं मैम जो गिफ्ट नहीं करनी चाहिए? जैसे परफ्यूम के लिए मैंने बहुत ज्यादा सुना है ये कि नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। क्यों मैम? परफ्यूम तो ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, और परफ्यूम कभी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लग्जरीज में आता है, शुक्र में आता है। अगर आपने अपने शुक्र के लिए किसी को अगर आपने परफ्यूम गिफ्ट किया, मतलब अपना शुक्र तो दिया ही, तो कहते हैं कि आपकी खुद का अट्रैक्शन, ब्यूटी वो चेंज हो जाती है। यानी कि आप किसी को दे रहे हो तो देना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज, वो शुक्र एक्टिवेट करता है आपके नेगेटिव प्लैनेट्स को भी, अगर आप गिफ्ट कर देते हैं तो, जैसे कि केतु को भी। तो अगर आप किसी को गिफ्ट करोगे ना, तो आपकी बेस्ट फ्रेंड से आपकी लड़ाई होगी 100%। किसी का अच्छा रिलेशनशिप होगा। इवन मैं तो ये भी कहूंगी पर्सनली कि अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को कभी परफ्यूम गिफ्ट करो ही मत, नहीं तो हमेशा झगड़ोगे। अच्छा। तो परफ्यूम तो कभी नहीं देना चाहिए। और फिर परफ्यूम और इत्र में भी अंतर है। ओके। परफ्यूम में थोड़ा कुछ मिक्स होता है, हाँ, दिस इज अल्कोहल, अल्कोहल, हाँ, ठीक है? तो आप वो भी दे रहे हो, यानी राहु हो गया, हाँ, गॉट इट। हाँ, एंड आप इत्र देते हो, इत्र में तेल होता है, वो शनि हो गया। अरे ये सब चीजें क्यों देनी है? ये सब चीजें अपने लिए है, और उसको अपने ऊपर कैसे आप लागू करोगे, किस तरीके से आप लगाओगे, वो चीज आप सोचिए, लेकिन किसी को गिफ्ट मत कीजिए। अच्छा मैम, अब जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत थिक फ्रेंड्स हैं, अब उन्होंने चला के ही मांगा है कि मेरे को तू परफ्यूम ही देगी गिफ्ट में, तो अब हम कैसे उनको बोलें कि परफ्यूम तो नहीं दे सकते? देखो, सबसे पहले तो अपना एक रूल बना लो, हाँ, कि मुझे देना ही नहीं है। ठीक और है। अगर दे भी दिया, हाँ, आप किसी कोई फ्रेंड है, आप उसको वही परफ्यूम पसंद है, उसका फेवरेट है, तो आपको एक रूल बनाना है कि उससे 100-200 रुपए वापस ले लो। बोले यार प्लीज 100 रुपए दे दे। बोले क्यों? क्योंकि परफ्यूम गिफ्ट करने से लड़ाई हो जाती है, और ये एक्सपीरियंस्ड है। तो आप हमेशा उसे 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए ले लो वापस। ओके। उसे थोड़ा सा पैसा लेके रिटर्न ले। ये क्विक रेमेडी हो गई। यस, इससे कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। मैम ब्लैक पर्स भी बोलते हैं कि आप खुद से मत खरीदिए, कोई अगर आपको गिफ्ट में देता है तो आप ले लो, लेकिन खुद से नहीं खरीदना। मैं तो कहती हूँ पर्स किसी को गिफ्ट करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, उससे क्या होता है मैम? हमारे भाग की लक्ष्मी चली जाती है क्यों उनके पास? नहीं, ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि आप लेदर गिफ्ट कर रहे हो ना। अच्छा, ठीक है, आज के जमाने में प्योर लेदर नहीं है, बट एक मानसिक रूप से तो आप उसको वही समझ रहे हो ना कि एक लेदर है। तो आप किसी को भी अगर चमड़ा या ये सब चीजें गिफ्ट करते हो, तो इससे आपका नेगेटिव इफेक्ट होगा ही होगा। ओके 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 ओके। तो क्योंकि अगेन दिस गिफ्टिंग जो पर्स होता है, ये सब चीजें होती हैं, ये रिलेटेड टू आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ही होता है। ओके। और वैसे काला पर्स कभी ना तो देना चाहिए ना खरीदना चाहिए। ओके मैम, जैसे ये कलर्स की हम बात कर रहे थे, तो आपने एक बहुत अच्छी मुझे बात बताई थी कि अगर आप अपने बॉडी के चक्रास को एक्टिवेट करना चाहते हो, अपनी एनर्जी को और वाइब्रेंट बनाना चाहते हो, तो वो आप बॉटल्स की एक थ्योरी बता रही थी मैम, वो थोड़ा अगर आप दर्शकों को बता सके। ये तो बहुत अच्छी बात है, और रोशनी इसको तुम भी करना। ठीक है। मैं अपने किड्स को भी करवाती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी करवाती हूँ, और उनकी लाइफस्टाइल में चेंज हुआ है। ठीक है। आपको क्या करना है, हमको है ना, ईश्वर ने 2 चीज बहुत अच्छे से दी है, और 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो हमको है ना बहुत अच्छे से दर्शन देते हैं। हाँ, रोज। बताओ क्या? सूर्य और चंद्रमा। ऑफ कोर्स। हाँ। आप क्या करना है कि आप 8 बॉटल्स लीजिए, 7 लीजिए, ठीक है? इंडिको के कलर 7 होते हैं, 7 बॉटल्स लीजिए। ठीक है। और 8 घंटे, 8 आवर्स आप अलग अलग कलर्स में लीजिए उसको। जैसे कि संडे के दिन आप है ना ऑरेंज बॉटल लीजिए, मंडे के दिन आप वाइट बॉटल लीजिए, लेकिन ये कांच की होनी चाहिए, नॉट प्लास्टिक। ट्यूसडे के दिन आप रेड भी ले सकते हो, ऑरेंज भी ले सकते हो। वेडनेसडे के दिन ग्रीन बॉटल, थर्सडे के दिन येलो, फ्राइडे के दिन आप पर्पल बॉटल लो, ठीक है? वाइट भी ले सकते हो, क्रिस्टल्स की जो भी कलर आते हैं वो आप ले सकते हो। सैटरडे के दिन आप ब्लू बॉटल लो। आप 7 बॉटल्स को 8 आवर्स धूप में रख दो, ठीक है? और आप उसका पानी पीने लग जाओ, ठीक है? कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम डे सेम कलर की पियो, आप रोज भरो, रोज उस पानी को पियो, लेकिन ट्राई करो कि अकॉर्डिंग टू डे, अकॉर्डिंग टू कलर्स आप उस पानी को पियो। आपकी जो बॉडी के जो कलर्स हैं, जो चक्रास है, वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। जो कलर आपकी बॉडी में लेस है, जो ऑरे के कलर जो लेस है, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होते जाएंगे। ओके। जैसे मैम कुछ लोगों से जब हम मिलते हैं तो हमें लगता है कि इनकी वाइब ना इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाती है,
और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं होता है, कुछ बुरा नहीं किया होता, बट स्टिल आपको वो कनेक्शन फील नहीं होता। तो मैम ये भी एनर्जी का ही खेल है? ये कार्मिक कनेक्शन होता है। ओके। ये एनर्जी का नहीं, कार्मिक कनेक्शन जैसे होता ऐसे है। बोलते हैं ना हम देजा, वो मुझे लगता है कि हम पहले भी मिले हैं। हाँ। तो ये चीजें एक इंस्टिंक्ट आ जाता है आपको कि यार हम शायद जानते हैं क्या? तो वो क्या है मैम? वो एनर्जी है। वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि कोई ना कोई आपका पूर्व जन्म या कहीं ना कहीं एक एनर्जी जो आपको मिली हो, ठीक है ना। एनर्जी तो रोटेट होती है। हाँ। तो इस वजह से ऐसा फील होता है, ये कार्मिक कनेक्शन होता है। ओके। जैसे कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम किसी से मिल रहे हैं, हाँ। हम कभी मिल चुके हैं। हाँ। या कभी हम कोई चीज सोच रहे होते हैं तो ऐसा लगता है ये ये चीज तो हुआ हो हुआ चुकी है, है। या कोई जगह भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो हम आए हुए हैं आए पहले। हुए हैं। हाँ। तो ये दिस इज रिलेटेड टू कार्मिक कनेक्शन। Okay. आपका वो कर्म उस भूमि से या उस इंसान से पहले से जुड़ा हुआ होगा। Okay. क्योंकि हम क्या हैं, हम एक है ना सोल है, ठीक है। हाँ। अब तुम लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि कोई है ना 60 साल का बूढ़ा हो जाता है, 70 साल का बूढ़ा हो जाता है, तो भी उसके अंदर एक किडिश नेचर होता हाँ, है। हाँ, सोचा है? हाँ। और कोई 20 साल की लड़की है, वो और बहुत मैच्योर मैच्योर हो रहती जाती है। है। कभी सोचा है इसके बारे में? क्योंकि ऐसा क्यों? सोल और हमारी एज अलग अलग Age होती है ना, होती है ऐसे ना। सुना है मैम क्यों? मैंने। मैम फेस रीडिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है, और मैंने देखा है जैसे कि शाहरुख खान है, आलिया भट्ट है, और इवन आप हो, आपके भी डिम्पल पड़ता है मैम। इसका क्या लॉजिक है? देखो, डिम्पल पड़ना बहुत जने कहते हैं कि इट्स लकीएस्ट, और बहुत सारी साइंस भी है कि ये एक बायोलॉजिकल रीजन भी होता है। और लेकिन जो इसको समुद्र शास्त्र कहते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ। तो समुद्र शास्त्र के अंदर हाँ। डिम्पल्स के बारे में, मोल्स के बारे में, आंखों के बारे में, नेल्स के बारे में, आपकी स्माइल के बारे में, आपके टीथ्स के बारे में, आपके ईयर्स के बारे में, एवरीथिंग बताते हैं। ठीक है। ठीक है ना। तो समुद्र शास्त्र के अंदर क्या चीजें आती है कि हाँ। जिनके गाल पे डिम्पल पड़ता है ना, हाँ। तो ऐसे लोग बहुत चेयरफुल होते हैं, ठीक है। एक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं, उनका माइंड रन करता है। जैसे कि अगर वो लेटेंगे भी ना और उनको नींद भी आ रही होगी तो उनको, लेकिन उनका माइंड इज रनिंग, पैशनेट बहुत होता है काम के प्रति, कि अगर उन्होंने सोच लिया करना तो करना ही है। बट इसका एक नेगेटिव रोल क्या होता है कि ये लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगलर होते हैं, बट अचीवर्स होते हैं। ओके ओके मैम, जैसे ये तो डिम्पल की बात हो गई। ऐसे बोलते हैं कि जो ब्लैक मोल होता है वो तो उसके भी अलग अलग जो तिल होते हैं बेसिकली, उसके भी अलग अलग मैसेजेस होते हैं कि क्या वो दर्शाता है। लेकिन ये रेड मोल जो होता है, किसी किसी के लाल तिल होता है मैम, वो क्या है बेसिकली? देखो, लाल तिल होना भी एक तरीके का एक साइन होता है, बट मैं जहाँ तक जानती हूँ लाल तिल होना एक कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। ठीक है। उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। Okay. बट तिल का हर जगह पे एक इफेक्ट होता है। ठीक है। अब जैसे कि किसी के चिन पे तिल होता है ना, तो दे आर वेरी लवली, दे आर बहुत प्यारे लोग होते हैं वो, दिल के एकदम क्लीन हार्टेड। अब जैसे किसी के लिप पे तिल होता है तो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं। लेकिन ये तिल अगर किसी के ऊपर वाले लिप्स पे होता है तो ये बहुत ज्यादा कहते हैं ना क्लेवर होते हैं। Okay. और बहुत क्लेवरली बात करते हैं। अगर उनको अपना कोई काम निकालना है ना, तो वो इतना मीठा बोलेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। और जिसके नोज पे तिल होता है, हाँ। नोज पे भी होता है कि किसी के बिल्कुल बीच में है, हाँ। या किसी के साइड में है, या किसी के इस साइड में है, तो उसके इफेक्ट्स होते हैं। हाँ। और जिसके बिल्कुल बीच में तिल होगा, हाँ। वो थोड़ा सा रूड होता है। ओके। ठीक है। मतलब अगर हाँ। वो नाराज हो जाए ना रोशनी, हाँ। तो मनाना मुश्किल होता मुश्किल हो जाता है। है। तो ये समझ लेना कि जिसकी नोज पे तिल है, हाँ। और वो बंदा तुमसे नाराज हो गया, हाँ। तो बहुत जोर आएगा मनाने में। ओके मैम। हाँ। और जिसकी आईज में तिल होता है, हाँ। और खास तौर पे लेफ्ट आई में, हाँ। तो उसका हस्बैंड, उसका बॉयफ्रेंड उसको जान से भी ज्यादा प्यार करता है। ओके। और जिसके सिर पे तिल होता है, हाँ। वो बहुत ज्ञानी होता है। Okay. उसको ये लगता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ बहुत कम है, मुझे और पढ़ना है, मुझे और आगे बढ़ना है। मतलब उसको ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक होते हैं, और बहुत कहते हैं ना बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा एलिगेंट वाले लोग होते हैं। तो दिस इज अ साइंस। ओके मैम, जैसे क्विक फेम के लिए एक रेमेडी बता दीजिए जल्दी से। ओ वाओ। अब आप देखिए कि हम अगर अपने घर पे क्विक फेम जो मिलता है, हाँ। वो आपके कर्मों से भी मिलता है। आपके रेमेडीज जो भी आप करते हो, सूर्य के हिसाब से आपको क्विक फेम मिलता है। आपकी जो लाइंस है हस्तरेखा में, उसके अंदर सूर्य रेखा भी आपको कैलकुलेट करती है। बट मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ। ठीक है। आप अपने घर के अंदर जो साउथ वॉल होती है, हाँ। प्रॉपर साउथ वॉल, आपके ऑफिस में, आपके घर में, या जिस लिविंग रूम में आप बैठते हो, जो 180 डिग्री पे बनती है, उस वॉल के ऊपर आप अपना एक बहुत अच्छा पिक्चर लगा दीजिए। ठीक है।
आप देखिए बहुत जल्दी फेमस होने लग जाएंगे। अगर आप 2025 को ऐड करते हैं तो 9 नंबर आता है, जो अगेन एक बहुत ही पावरफुल नंबर हो जाता है। मोक्ष का नंबर भी मानते हैं हम 9 को, लेकिन एट द सेम टाइम्स अग्रेसिव भी होता है मार्स, क्योंकि मंगल का नंबर है। थोड़ा सा मैम उसके बारे में बता दीजिए। देखो 2025 हाँ इज इक्वल टू 9 नंबर, करेक्ट, ठीक है। हाँ। 9 नंबर हो गया मंगल का, ठीक है। अब मंगल क्या है, बार बार एक ही चीज समझ में आती है, एनर्जी, हाँ। ऊर्जा। ये ऊर्जा का नंबर है। और इस साल को सबसे ज्यादा पसंद क्या आएगा कि जो व्यक्ति, जो भी पर्सन मेहनत कर रहा है तो वो उस प्लेनेट को पसंद आ रही है। अगर कोई जना बिल्कुल सोया हुआ है, काम ही नहीं करना चाहता है, सुबह अपने आराम से देरी से उठ रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है मेहनत करे, पसीना निकाले, तब जाके वो रिजल्ट देता है। मतलब नंबर 9 वाला जो ईयर है, इसके लिए सबसे अच्छी क्विक रेमेडी ये है कि जो 9 नंबर वाले लोग हैं, 3 नंबर वाले लोग हैं, 6 नंबर वाले लोग हैं, यानी 3, 6, 9, इन नंबर्स को अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, जो कि आप सुबह उठ के फटाफट एक्सरसाइज करो, आप अपना एक रूटीन सेट करो, एक अपना पूरा शेड्यूल सेट करो कि जिसमें आप क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप अपने ना इस पे वर्कआउट करो अपनी बॉडी पे। कहते हैं 9 नंबर वाले जितना अपनी एक्सरसाइज करेंगे ना, उतनी उनकी ग्रोथ होती है। और जितना अगर वो इस साल सो गए या उन्होंने कुछ नहीं किया, डल हो गए, तो वो तो किस्मत भी सो जाएगी, किस्मत भी सो जाएगी। तो इनके लिए क्विक रेमेडी है, हनुमान जी की पूजा करें, आप उनके मंदिर जाएं, उनके गुलाब का इत्र चढ़ाएं, आप हनुमान चालीसा के पाठ करें, लाल चीजें आप गिफ्ट करें, छोटे बच्चों को आप खुश रखें, तो इससे नंबर 9 बहुत खुश होता है। नंबर 9 के जो प्लैनेट जो मंगल है, वो बहुत हैप्पी रहता है। बट एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं भूलना है। इवन मैं तो यही कहूंगी कि जो नंबर 9 वाले हैं पर्टिकुलर, उनको अपनी लाइफ में एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, अपनी बॉडी पे, अपनी डाइट पे, सब पे ध्यान देना है। अच्छा मैम, माइंड को फास्ट करने के लिए आप एक बहुत अच्छी रेमेडी मुझे बता रही थी, वो एक बार दर्शकों को बता देखो दीजिए। माइंड फास्ट कैसे होता है, मस्तिष्क यानी कि सूर्य, हमारा सूर्य है, अगर हमारा सूर्य का मतलब अगर वो डेवलप ही नहीं है, ग्रह भी हमारी हॉरोस्कोप में अगर डाउन है, तो हमें सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। हमारे झूठे हाथ, हमेशा अपने साफ हाथों को अपने सिर पे लगाइए। नोटिस करेंगे कि कुछ जने जूते की लेस बांध रहे हैं और उसके बाद अपने बाल बनाते हुए निकल जाते हैं, तो इससे आपका सूर्य डाउन होगा ही होगा और आपका माइंड कम चलेगा और आपको समाज में सम्मान भी कम मिलेगा। तो आज तो मैम बहुत मजा आया आपके साथ, अंक शास्त्र के बारे में इतनी सारी बातें पता चली, बहुत सारे जो मिथ्स हैं जो हम सुनते आ रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, तो वाकई में हम फैक्ट्स की तरफ आज बढ़े, और ग्रहों का किस तरीके से हमारे जीवन में इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने प्लैनेट्स को, नंबर्स कैसे अफेक्ट करते हैं आपको, या नाम में अपने एक अक्षर बढ़ाने का क्या फ़ायदा हो सकता है, अगर आप घटा देते हैं तो से क्या मतलब होता है। बहुत सारी चीज़ें आज आपसे बात करी हमने और बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो सुरभि गुप्ता मैम से आज हम जुड़े थे और बहुत मज़ा आया, आई एम श्योर आपको भी बहुत आया होगा। तो आप देखते रहिए आयर शो। एक बार फिर से मैम थैंक यू कहना चाहूँगी आपको, और एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आएंगे, तो यू स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।